नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था पर। पंचायती राज व्यवस्था जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र यानी जीएस पेपर सेकेंड में जो पहला सेगमेंट है भारतीय राज व्यवस्था, उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को पूछा जाता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर दूसरी या तीसरी बार बीपीएससी इस सवाल को जरूर पूछती है। हालांकि इसके डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, एप्लीकेशंस अलग अलग हो सकते हैं, परंतु पंचायती राज व्यवस्था से एक सवाल जरूर रहता है। तो आइए हम बीपीएससी जीएस पेपर सेकेंड के लिहाज से पंचायती राज व्यवस्था का एक प्रश्न तैयार करेंगे और उनकी जो पंचायती राज व्यवस्था है उनकी बारीकियों को समझेंगे, उनके हर एक पहलुओं को जानेंगे, ताकि हम बीपीएससी के सेकेंड पेपर में हम भली भांति प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था पर जिस प्रकार से भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे हम उसका उत्तर दे सकें। पंचायती राज व्यवस्था है क्या? वास्तव में हम लोग सभी जानते हैं और ऐसा कोई भारी भरकम या रॉकेट साइंस है नहीं जिसके बारे में हम नहीं समझते हो। हम सभी जानते हैं, परंतु जो जानते हैं उसको कैसे क्रमबद्ध रूप से कलात्मक दृष्टिकोण से आपको परीक्षा के समय में कॉपी पर जो उतारते हैं उसी से आपको अच्छे नंबर आते हैं और फिर बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई करके या यूपीएससी परीक्षा क्वालिफाई करके आप ऑफिसर बनते हैं। तो जिन चीज़ों को हम जानते हैं उसी को कलात्मक रूप से, क्रमबद्ध रूप से और एक निश्चित पैटर्न है जिसके अंतर्गत बीपीएससी का उत्तर लिखा जाता है और जिस प्रकार के उत्तर का आजकल चलन है, जो ट्रेंड है, उस अनुसार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था है क्या? तो कई सारी बातें आप इसमें बोल सकते हैं, परंतु अगर एक शब्द में कहा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा स्थानीय स्वशासन है जो भारत में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर उतारने का एक महत्वपूर्ण उपागम है। यानी लोकतंत्र को जमीनी स्तर, आम जनता तक, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में मजबूती लाना ही पड़ेगा। यह लोकतंत्र में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म और सभी कैटेगरी के लोगों का भागीदारी तो सुनिश्चित करता ही है, साथ ही इससे ग्रामीण विकास, संवैधानिक जो प्रावधान है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसको लागू करने में मदद मिलता है और इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आइए हम विशेष रूप से समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे क्या, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी या फिर यूपीएससी में भी, तो उसका एक खास पैटर्न होता है और उसी में कुछ सामयिक दृष्टिकोण को, जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, उसको जोड़ते हुए उस पर आपका अपना मत मांगता है, उस पर आपकी विवेचना मांगता है, आपकी व्याख्या मांगता है, आपका मूल्यांकन मांगता है। तो इसमें हम आज शामिल किए हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, क्या बैकग्राउंड है पंचायती राज व्यवस्था की। अगर भूमिका हो, अगर सवाल लिखना हो तो कहां से हम प्रारंभ करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है, उन विशेषताओं को देखेंगे। फिर पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास रहा है प्राचीन काल से हमारे देश में और उसका कैसे कैसे विकास हुआ, इस पर एक नजर जरूर हम डालेंगे, क्योंकि इसके बिना फिर यह टॉपिक अधूरा रहेगा। फिर पंचायती राज व्यवस्था में मील का पत्थर तब साबित हुआ जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और 1993 में लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी देखेंगे संक्षेप में, और उसके अकॉर्डिंग, चूंकि बीपीएससी परीक्षा के लिए हम यह टॉपिक ला रहे हैं, तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को भी देखेंगे कि किस तरह से 73वां संविधान संशोधन के ही अनुरूप कुछ और इसे व्यापक बनाने के लिए, इसे धारदार बनाने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006
जो बिहार सरकार ने लागू किया है उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं और किस प्रकार से। फिर इसका महत्व को भी देख लेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है। और फिर पंचायती राज व्यवस्था लागू तो हो गया, लेकिन इसमें कई प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, कई समस्याएं हैं, कई सारे हर्डल्स हैं, जिससे जब तक हम पार नहीं पाते हैं तब तक पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वह अधूरा रहेगा। तो हम इसके चुनौतियां और फिर उसका निदान को भी देखेंगे कि क्या निदान हो सकता है, और अंत में हम एक निष्कर्ष को देखेंगे। यानी मोटे तौर पर एक प्रश्न का रूपरेखा बनाया गया है, थोड़ा विस्तार में रहेगा, विद्यार्थी इसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। इस क्लास के बाद इसका PDF भी मैं विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं और इन आंकड़ों की मदद से आपको प्रश्न का जो भूमिका होता है, जो पृष्ठभूमि होता है, वो लिखने में मदद मिलेगा। भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है? तो भारत गांवों का देश है। क्यों गांवों का देश है? क्योंकि यहाँ पर सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार से वर्तमान में अभी भी भारत की 65% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। यानी ग्रामीण जनसंख्या भारत में लगभग 65% है। और इसीलिए कहा जाता है कि असली भारत कहाँ है? तो असली भारत गांवों में बसता है। असली भारत गांव में बसता है। और जब असली भारत गांव में है तो फिर गांव क्या है? गांव भारत की आत्मा है। और ग्राम स्वराज की स्थापना गांधी जी का सपनों का भारत था। गांधी जी का सपना था कि भारत की वास्तविक आजादी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पा लेना नहीं, बल्कि जब तक ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं होती है, जब तक प्रत्येक व्यक्ति सत्ता में भागीदार नहीं बनता है, तब तक लोकतंत्र या फिर आजादी का कोई मतलब नहीं है। तो ग्राम स्वराज की स्थापना, जिसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत हद तक कामयाब किया है, वो था। और फिर अगर हम देखें तो ग्राम स्वराज की स्थापना में विभिन्न सरकारों ने जो प्रयास किया, जिसके मुताबिक अभी 2,55,487 ग्राम पंचायत की संख्या है। और अगर ग्राम पंचायत जो संस्थानों हैं, जिसको PRI कहा जाता है, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसकी संख्या लगभग 27,000 के आसपास है। और एक लगातार जो है भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, ग्रामीण विकास को सही दिशा प्रदान करने में, महिला सशक्तिकरण को गति प्रदान करने में और चहुमुखी विकास में पंचायती राज व्यवस्था अपना महत्तम योगदान दे रही है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठभूमि में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वो सब कुछ आंकड़े थे जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है। पृष्ठभूमि में आप लिख सकते हैं कि पंचायती राज क्या है। पृष्ठभूमि, पंचायती राज क्या है? तो वास्तव में भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज सर्वश्रेष्ठ उपागम है। यानी निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जंगली स्तर पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अगर आप सत्ता का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, सामाजिक सरोकार के लिए जो जनकल्याण की भावना है उसको पहुंचाना चाहते हैं, तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण उपागम सिद्ध हो सकता है। अब पंचायती राज क्या है? तो वास्तव में यह भागीदारी लोकतंत्र की अवधारणा है। भागीदारी लोकतंत्र की अवधारणा है। यानी लोकतंत्र कैसे है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो ये कैसे संभव हो सकता है जब अभी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में, लोग निरक्षर हैं, लोगों के पास उतने साधन नहीं है, और वो फिर सच्चा लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है? वो तभी स्थापित हो सकता है जब हम अंतिम लोगों तक, बिल्कुल गांव, ग्राम और दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों तक हम सत्ता की चाबी वहां तक पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए भागीदारी लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से संभव हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य की यदि बात करें तो मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का उद्देश्य यह है कि सत्ता केवल केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर ही सीमित ना रहे, बल्कि वो बिल्कुल स्थानीय लोकल स्तर तक, प्रत्येक गांव के विभिन्न टोलों और घर तक पहुंचे। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण यही उद्देश्य है लोकतंत्र का। अब इसके देखिए दो पहलू हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दो पहलू है। पहला तो यह है कि लोकतंत्र को धरातल पर लाने का प्रयास किया जाए। केवल संसद विधानसभा में और बड़े बड़े हॉल में या सेमिनार आयोजन करके लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है, बल्कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर जब तक हम उतारेंगे नहीं, तब तक लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नहीं होगा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पहला उद्देश्य तो यह है कि लोकतंत्र को धरातल पर लाने का प्रयास किया जाए, और दूसरा यह है कि स्थानीय यानी ग्रामीण स्तर पर स्वायत्तता हेतु शासन किया जाए। यानी ग्रामीण स्तर पर जो उसकी विलेज ऑटोनॉमी है, जो गांव के लोगों का अपना शासन, तो उसमें उसको स्वायत्तता प्रदान करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। अब आइए हम बात करते हैं विशेषताएं। पंचायती राज की क्या विशेषताएं हैं। पंचायती राज की विशेषताओं में देखेंगे तो सर्वप्रथम आपको दिखेगा नीतिगत सहभागिता। नीतिगत सहभागिता, इसका क्या मतलब हुआ कि जो नीति बन रहा है, तो एक नीति होता है कि जो सत्ता के हुक्मरान हैं उन्होंने नीति बनाया और आपको आदेश दे दिया कि इसका पालन करना है, तो उसका पालन या अनुपालन उस तरह से नहीं हो पाता है। थोपा हुआ कानून लोग स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु यदि उस कानून को बनाने में, उस कानून को बनने में सारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, तो फिर क्या होगा, तो लोग स्वेच्छा से कानून का पालन करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यह कानून मैंने खुद बनाया है, इसलिए हमें खुद पालन करना है। तो नीति बनाने में लोगों की सहभागिता काफी जरूरी है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है। तो यहाँ पर नीतिगत सहभागिता है कि कानून बनाने में आपकी भी राय लिया जा रहा है, जो नियम बना रहा है उसमें आपसे भी पूछा जा रहा है कि क्या सही होना चाहिए, किस तरह से व्यवस्था अच्छा चलेगा। तो ये नीतिगत सहभागिता। दूसरा है कि योजना जो है वो जनता के अनुरूप होना चाहिए। अब है क्या कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय समस्याओं को वही जानते हैं। दूर बैठे लोग उनकी समस्याओं का निराकरण तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उन समस्या का मूल कारण नहीं समझ पाएंगे। तो कैसे समझेंगे? हर किसी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो किसी सुदूर इलाके की समस्याओं को, कहीं पानी का संकट है, कहीं भूखमरी है, कहीं कुपोषण है, कहीं ट्रैफिक का सिस्टम है, ट्रैफिक खराब है, कहीं पर दबंगई है, कहीं गुंडागर्दी है, कहीं पर बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इन समस्याओं को समझने में जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है। तो योजना अगर उनको खुद बनाने दे दिया जाए कि भाई आपकी समस्या है और आप इस समस्या का कैसे निदान करेंगे, आप योजना बनाइए, हम आपके लिए हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे, हम आपके लिए फंड उपलब्ध कराएंगे, और योजना आप बनाइए और फिर आपने अनुसार बनाई योजना से ही अपनी समस्याओं का निदान कीजिए। तो योजना जनता के अनुरूप होती है। सत्ता में जनता की भागीदारी बनती है। अभी तक क्या होता है कि बड़े बड़े क्षेत्रों में एमपी एमएलए चुने जाते हैं, तो वो जनता के उतने करीब नहीं रहते हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में छोटे छोटे गांव से वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य जब निकल कर आते हैं, तो उनका जनता से काफी नजदीकी संबंध रहता है। इसलिए वो आसानी से अपनी बातों को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वो रखते हैं और वो ऊपर तक पहुंचता है। यानी सत्ता में जनता की भागीदारी यहाँ होती है। सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों की जागरूकता। पंचायती राज संस्था के माध्यम से, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोग अपने जो सामाजिक अधिकार है कि हमें पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए, स्कूल का व्यवस्था राज्य सत्ता को करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, हम विभिन्न स्थलों पर जा सकते हैं बिना किसी भेदभाव का। संविधान का अनुच्छेद 15 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग
मूल वंश इत्यादि के आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से नहीं रोका जा सकता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हों, हम किसी भी लिंग के हों, किसी भी स्थान के हों, हमारे जो सामाजिक अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में जानकारी निचले स्तर तक पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से संभव है। साथ ही जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, वोट देने का अधिकार, हमें किसी दल के प्रति या किसी विशेष विचारधारा के प्रति जो आस्था रखने का या उसमें समर्थन करने का जो अधिकार है, तो उन अधिकारों के बारे में भी जानकारी यहाँ मिलती है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का निदान, यानी कहने का मतलब है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं और लोकल लोग ही उसका निदान भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं है, क्योंकि जनता की समस्या है और जनता को ही उसके लिए भागीदार बना दिया गया, उसी को योजना बनाने के लिए दे दिया गया और अपनी समस्याओं का खुद निदान करने के लिए दे दिया गया। तो ये पंचायती राज संस्था के माध्यम से होता है। और ओवरऑल इनका देखें तो ग्रामीण विकास भी इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पंचायती राज है ही गांवों के लिए, तो ग्रामीण विकास को सबसे बड़ा बढ़ावा मिलता है। तो ये कुल विशेषताएं थी पंचायती राज व्यवस्था की। आगे हम चर्चा करेंगे इसके इतिहास और विकास के बारे में। तो आइए, पंचायती राज का इतिहास एवं विकास। तो पंचायती राज का इतिहास एवं विकास के बारे में अगर हम देखें तो यह देश में प्राचीन काल से ही मौजूद है। प्राचीन काल से ही, चूंकि भारत गांवों का देश है, तो प्राचीन काल से ही ग्रामीण जो व्यवस्था था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हमेशा से रही है। परंतु इसकी चरम काल जो है, चरमोत्कर्ष हम चोल काल में देखते हैं किस तरह से ग्रामीण विकास या ग्रामीण सत्ता या स्थानीय स्वशासन का जो अनुपम व्यवस्था थी चोल काल में, वह हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। उसके बाद हम देखें मुगल काल तक भी यह जारी था और ब्रिटिश काल तक भी यह जारी रहा। यानी प्राचीन काल से लेकर कभी भी पंचायती राज व्यवस्था ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय समाज में अनुपस्थित रहा। इसकी महत्ता और विशेषता हमेशा रही, स्वरूप थोड़ा भले ही अलग अलग रहा, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए लॉर्ड रिपन एक मील का पत्थर हो जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन के विकास का ये प्रयास करते हैं, ठीक है। ये लॉर्ड रिपन बहुत ही भारत का उद्धारक माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। लॉर्ड रिपन काफी उदार व्यक्ति थे और भारत के विकास के लिए, भारत की जनता को राहत देने के लिए काफी सारे इन्होंने कार्य भी किए थे। तो इसलिए ये भारत के वायसराय थे और इन्होंने जैसे कि प्रथम बार जनगणना इन्होंने करवाया था, नियमित जनगणना, फैक्ट्री अधिनियम लागू किया, प्रेस पर से सेंसरशिप हटाया और स्थानीय स्वशासन के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। इसीलिए इसे लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शाही विकेंद्रीकरण आयोग। शाही विकेंद्रीकरण आयोग 1907 में आया था और इन्होंने जो अनुशंसा किया, उन्हीं अनुशंसा के आधार पर 1920 में कई प्रांतों में पंचायती राज कानून का निर्माण हुआ। 1920 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे तो कई प्रांतों में पंचायती राज कानून लागू हुआ, क्योंकि 1907 में बना था। 1907 में शाही विकेंद्रीकरण आई। आगे के इतिहास पर हम अगर चर्चा करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर देखें तो गांधी जी तथा अन्य नेताओं ने पंचायती राज की खूबियों को पहचाना था। प्राचीन काल से जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद थे, हमारे देश में मौजूद थे, उन खूबियों को पहचाना और इनकी अच्छाइयों को जानते हुए इसे लागू करने पर बल दिया और जनता से वायदे भी किए कि हम अगर आजाद होंगे, अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिलेगी तो हम पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। तो इसके बाद जो है गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए जो सपना देखा था, जो ग्राम स्वराज या आत्मनिर्भर ग्राम की जो परिकल्पना या संकल्पना की थी, उसी के अनुरूप जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक प्रावधानों में संविधान समिति के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य बताया गया। यानी पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। यानी राज्य जो है डीपीएसपी के अंतर्गत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए और प्रत्येक लोगों को सत्ता में भागीदार बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 40 में एक शब्द में कहा गया था। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था की बहुत ज्यादा जो है उस समय बहुत अधिक संकल्पना सामने नहीं आया था, जिसके कारण से बहुत डिटेल्स में संविधान व्यवस्था नहीं किया गया। परंतु 1940 में यह संकेत दिया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और संविधान संशोधन के जरिए इसे बाद में शामिल भी किया गया। 7वीं अनुसूची में अगर बात करें जहां की केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की बंटवारा है, तो केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे के लिए पंचायती राज के लिए कानून बनाने का अधिकार, पंचायती राज के लिए जो कानून बनाने का अधिकार है वो अधिकार किसको दिया गया? प्रांतों को दिया गया, यानी राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अगला प्रांत के रूप में हम देखते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्यों को ही आगे बढ़ाने में कामयाब हुए थे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो बाद में हुई, लेकिन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वही था जो पंचायती राज व्यवस्था का था। और फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा को हम 1953 में जो प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसको भी हम पंचायती राज संस्थान का पूर्वगामी कह सकते हैं। हालांकि यह बात आप लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के बाद ही पंचायती राज व्यवस्था अपने मूल रूप में अपने जो है व्यापक आयाम के साथ लागू हो पाया। तो 73वां संविधान संशोधन आने से पहले इन सभी कार्यक्रम के तहत पंचायती राज व्यवस्था के जो भी उद्देश्य थे उनको कार्य रूप दिया गया। ग्रामीण स्वायत्तता तथा स्थानीय स्वशासन हेतु सरकारी स्तर पर कई सारे प्रयास चल रहे थे, परंतु इन प्रयासों के बीच पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन के सफर में जो मील का पत्थर सिद्ध हुआ वह था बलवंत राय मेहता कमेटी। तो आइए सबसे पहले हम बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में। सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक ग्रामोद्धार समिति का गठन किया। ये देखिए बलवंत राय मेहता स्थानीय स्वशासन के भारतीय जनक आप कह सकते हैं, या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सरकार ने 1956 में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया था। ग्रामोद्धार समिति 1956 में इसका गठन किया गया था। 1957 में रिपोर्ट आई और सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी को 1959 में लागू कर दिया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी नाम से जग जाहिर है, परंतु उसका असली नाम ग्रामोद्धार समिति थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि पहली बार आजाद भारत में स्थानीय स्वशासन हेतु किसी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करने की सिफारिश की गई थी कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था होगा वो एक स्तरीय नहीं होगा, यानी केवल ग्रामीण लेवल पर अगर कर देते हैं तो उसकी सफलता उतनी अच्छी ढंग से सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, स्थानीय स्वशासन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर एक जो प्रत्येक गांव है तो दूसरे गांव का प्रतिस्पर्धी हो सकता है और प्रतिद्वंदी हो सकता है। ऐसे में 2-3 स्टेज पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए जाने का सुझाव दिया गया। इन 2-3 व्यवस्थाओं में स्टेज तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर एक बड़े गांव या छोटे छोटे गांवों के समूह के लिए ग्राम पंचायत, दूसरा उससे बड़ा
तहसील या ब्लॉक, प्रखंड या अंचल, जो भी कहते हैं, उस स्तर पर पंचायत समिति, और फिर एक जिला स्तर पर जो संपूर्ण जिला के लिए होगा, जिला परिषद। ये बलवंत राय मेहता के ग्रामोद्धार समिति की सिफारिश थी और इस तरह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत किया, वह आने वाले समय में, उस समय कोई नहीं जानता था कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और भारत की चहुमुखी विकास में एक बहुत बड़ा आयाम सिद्ध होने वाला है। बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर जो इन्होंने सिफारिश किया था, इस सिफारिश के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के नागौर जिला नागौर है, और इस नागौर जिला में भी सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो बगदरी गांव का नाम आता है। यहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, हालांकि पूरे जिले में लागू हुआ, लेकिन बगदरी गांव सबसे पहला आता है। और यह समय था 2 अक्टूबर गांधी जयंती 1959, 1959 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने 1959 में, 1959 में अपने सभी जिले में पंचायती राज को लागू कर दिया, और इसके बाद 1960, 61, 62 अनेक राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, जिनमें हमारा बिहार भी है। बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार को बनाकर कई यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य जो भर्ती आयोग है, उसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा या एक दिवसीय परीक्षाओं की बात करें तो वहां भी इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद एक दूसरी कमेटी आई थी, जो कि 1977 में जनता पार्टी, नवनियुक्त जनता पार्टी द्वारा गठित किया गया था, और इस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति में अंतर यही था कि जहां बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर, यानी 3 स्तर के पंचायती राज की सिफारिश की थी, वहीं अशोक मेहता ने मात्र 2 स्तर के पंचायती राज को सिफारिश किया। ये 2 स्तर थे, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, यानी 2 स्तरीय व्यवस्था में ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर इनके द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके अशोक मेहता की सिफारिशों में देखें तो इन्होंने राज्य वित्त आयोग की बात कही थी, जिसे बाद में लागू किया गया, और फिर इन्होंने राजनीतिक दलों को भी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर लाने की बात की गई थी कि राजनीतिक दलों को भी पंचायती राज व्यवस्था का अंग बनाया जाना चाहिए, यानी अगर एमपी एमएलए है तो उनको भी पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया जाना चाहिए, जिसे बिहार सरकार ने अस्वीकार कर दिया। परंतु ये पूरा जो अशोक मेहता समिति थी, ये बाद में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और बाद की सरकारों ने इसे अस्वीकृत कर दिया। अशोक मेहता कमेटी के बाद और भी कई कमेटी आए समय समय पर, जैसे दांतेवाला समिति 1978, 1978 में, फिर जेबीके राव कमेटी 1985 में, और एलएम सिंघवी समिति 1986 में। ये दोनों, जेबीके राव कमेटी और एलएम सिंघवी समिति, ये दोनों राजीव गांधी सरकार द्वारा लाई गई थी, और इनकी सिफारिशें लागू तो नहीं हो पाई, लेकिन इन आयोगों ने, इन कमेटी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए थे, जिसे बाद के पंचायती राज व्यवस्था का जो सफर था उसमें शामिल करके उसे विकासोन्मुख बनाया गया। इसी में एलएम सिंघवी समिति की बात करें तो इसकी रिपोर्ट 1987 में आई थी, और एलएम सिंघवी समिति ने ही सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक अंग बनाने की बात कही थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने की बात कही। चूंकि अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी के अंतर्गत सिर्फ यह कहा गया कि सरकारें, यानी राज्य जो है, पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेगी।
इसके बाद कहीं विशेष चर्चा नहीं किया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर बनाना हो तो संविधान में संशोधन करना जरूरी था, और इसी के लिहाज से लंबे समय से जो ये मांग चल रही थी, यह मांग तब जाकर पूरी हुई जब इस देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार आई। पीवी नरसिंह राव का यह देश हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि उनके दूरगामी फैसलों ने न सिर्फ भारत में खुशहाली लाई, बल्कि इसकी बुनियाद मजबूत हुई और एक सफल लोकतंत्र के आधार पर एक बड़ा आर्थिक महाशक्ति के रूप में जो हम आज उभर कर आए हैं, तो उसकी बुनियाद रखने में पीवी नरसिंह राव का सबसे बड़ा योगदान था। चाहे वो एलपीजी की नीति हो, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री नियुक्त करके देश के आर्थिक तंत्र को जो मजबूत करने का काम किया, तो उसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। तो पीवी नरसिंह राव का ही देन था कि इन्होंने 73वां संविधान संशोधन लाकर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर पंचायती राज व्यवस्था को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया। 73वां संविधान संशोधन पीवी नरसिंह राव सरकार द्वारा लाया गया। 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। यानी 73वां संविधान संशोधन जो कि संसद में पेश हुआ था 92 में, परंतु लागू हुआ 24। यही कारण है कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था संविधान का अंग बन गया। और कहां पर शामिल किया गया? तो संविधान के भाग 9, संविधान के जो 22 भाग हैं, तो 22 भाग में से 9वें भाग में इसको शामिल किया गया। और 9वें भाग में जो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 243 क से लेके 243 मूर्धन 9, यानी इन अनुच्छेदों के बीच 73वां संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त एक अलग से अनुसूची जोड़कर, यानी 11वीं अनुसूची जोड़कर, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे। हम जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में उन सभी संवैधानिक संशोधनों को डाला गया जिनसे सरकार को लग रहा था कि इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया दल बदल कानून को लेकर। और अभी वर्तमान में जो 12 अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को लेकर है और 12वीं अनुसूची नगर निकाय को लेकर है, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं, और ये 29 विषय आ जाने के बाद हम जानते हैं कि सरकार का जो लेवल है वो 2 से बदलकर हो गया 3। त्रिस्तरीय सरकार है भारत में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार दिल्ली में है जो पूरे देश के लिए होता है, राज्य सरकार सभी राज्यों में है जो सभी राज्यों की होती है, और स्थानीय सरकार जो कि लोकल बॉडीज हैं जिनके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो इस तरह से ये जो सरकार का लेवल है, जो स्तर है, वो 2 से बदलकर 3 हो गया, यानी अब 3 स्तर की सरकारें हैं। और इसके बाद से ही पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत रूप मिलना प्रारंभ हुआ, यानी जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको पीआरआई कहा जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संस्थागत दर्जा मिला। अब हम 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को देखेंगे कि क्या प्रावधान थे, और उसके बाद हम पंचायती राज व्यवस्था के अन्य पहलुओं को देखेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन के अगर प्रावधान की बात करें, इसमें 2 प्रकार के प्रावधान किए गए। एक है अनिवार्य प्रावधान, जो कि निश्चित तौर पर सभी राज्यों को, चूंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। मैंने पहले भी बताया कि 7वीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा हुआ है, उन विषयों में पंचायती राज को राज्य सूची का विषय रखा गया है।
चूंकि कानून तो अब संसद बना रही है, केंद्र सरकार बना रही है, और इसे लागू करना है राज्यों को। तो राज्यों को लागू करना है तो कुछ प्रावधान अनिवार्य के रूप में रखे गए, कंपलसरी रखे गए, और कुछ जो है ऑप्शनल रखे गए, यानी ऐच्छिक रखे गए। तो उन दोनों प्रावधानों को हमें जानना पड़ेगा। तो अनिवार्य प्रावधान को सबसे पहले हम जानते हैं। अनिवार्य प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रावधान है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय कौन कौन से होंगे? वही जो मैंने पूर्व में चर्चा किया है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तहसील लेवल पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। आमतौर पर यह त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया, परंतु ऐसे राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से कम है या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक अलग व्यवस्था किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या व्यवस्था किया गया उसको हम अलग से देखें। सभी के लिए त्रिस्तरीय, लेकिन ऐसे राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम आबादी, उस समय गोवा, सिक्किम वगैरह की जो आबादी थी 20 लाख से कम थी, या फिर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, इसको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, यूटीज, ठीक है। इसके लिए द्विस्तरीय व्यवस्था किया गया। कहां कहां? तो पहला व्यवस्था किया गया गांव लेवल पर, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, जबकि जिला लेवल पर जिला बोर्ड या परिषद। तो पहला प्रावधान यह था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, लेकिन जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग प्रावधान रखे गए, जिसके अंतर्गत द्विस्तरीय व्यवस्था को रखा गया। अब नेक्स्ट प्रावधान को देखते हैं। चुनाव के बारे में बात करते हैं। चुनाव कैसे होगा? तो चुनाव को देख लीजिए। चुनाव कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी, और चुनाव जो है, चुनाव कैसा होगा? तो चुनाव होगा प्रत्यक्ष। चुनाव तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। परंतु इनमें से ब्लॉक प्रमुख जो होंगे, पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होंगे, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है, और पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होंगे उसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाएगा। और जिला परिषद का अध्यक्ष, इसका जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? वो होगा अप्रत्यक्ष। यानी कहने का मतलब है कि एक ब्लॉक में 19 या फिर 24 पंचायत समिति है। ये पंचायत समिति का पहले चुनाव जनता करेगी, और फिर ये पंचायत समिति अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेगी। उसी प्रकार अगर जिला परिषद का बात करें, तो जिला परिषद अगर किसी जिला में मान लिया जाए कि 25 जिला परिषद सदस्य है, तो ये 25 जिला परिषद सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो ये चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष तरीके से होगा। तीनों सीट पर, तीनों स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, लेकिन ब्लॉक के प्रमुख और जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जबकि मुखिया भी एकल पद है, मुखिया का पर जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष ही होगा। चलिए, अब कार्यकाल कितना होगा? पंचायत जो चुने जाएंगे पंचायत सदस्य, उसका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल होगा 5 वर्ष।
चुने जाने की उम्र कितनी होगी? पंचायत प्रतिनिधि चुने जाने की उम्र होगी 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष से कम का व्यक्ति पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं, पंचायत प्रतिनिधि नहीं चुने जा सकते। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रावधान है गांव। प्रत्येक गांव या ग्राम कहिए या फिर टोला कहिए या इसके समूह के लिए क्या होगा? तो ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा एक बहुत बड़ी उपागम है पंचायती राज व्यवस्था का, और ये ग्राम सभा हम कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हम उदाहरण देख सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ, क्योंकि यहाँ वोटिंग के माध्यम से नहीं बल्कि जो है सभी लोग उपस्थित रहते हैं, गांव के सभी जो बालिग सदस्य हैं वो मौजूद रहते हैं, और वहीं पर ग्राम सभा के माध्यम से ही कोई कार्य किया जाना है उसका फैसला लिया जाता है। तो ये ग्राम सभा गांव या गांव के समूह के लिए होगा। फिर महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। बिहार सरकार ने इसको बढ़ाकर 50% कर दिया है, परंतु यहां पर 33% ही प्रावधान है, इसको आप नोट कर लें। तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण। आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के अतिरिक्त और कुछ वर्गों को दिया गया है। मूल रूप से जो 73वां संविधान संशोधन है, तो महिलाओं के अतिरिक्त इसमें SC ST को भी आरक्षण दिया गया है। SC ST को आरक्षण कितना? SC ST जनसंख्या के अनुपात में, SC ST को आरक्षण दिया गया है। अनुपात में आरक्षण, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। उसके बाद और व्यवस्था क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का व्यवस्था किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ये एक सदस्यीय होगा, यानी एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग का व्यवस्था किया गया। इसके अतिरिक्त हम देखें तो फिर यानी ये कुछ मूल प्रावधान थे जो कि अनिवार्य प्रावधान थे 73वां संविधान संशोधन में, परंतु कुछ ऐच्छिक प्रावधान भी है। ऐच्छिक प्रावधान को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? ऐच्छिक प्रावधानों को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कि ओबीसी को आरक्षण की भी बात कहा गया है। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, दो बैकवर्ड कास्ट SC और ST तो है ही, ओबीसी को अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, यानी SC ST अदर देन SC ST जो पिछड़े वर्ग हैं उनको अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है। ओबीसी को आरक्षण की प्रावधान राज्य अपने मर्जी से चाहे तो कर सकते हैं, ये वैकल्पिक या ऐच्छिक प्रावधान है। ठीक है, फिर अगर राज्य चाहे तो अपने पंचायतों में MP MLA यानी सांसद और विधायकों को भी शामिल कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व के हम कई सिफारिशों में भी हम देखे थे कि MP MLA को भी शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है, फिर है वित्तीय अधिकार भी इन्हें दिया जाना चाहिए। वित्तीय अधिकार यानी पंचायत खुद से अपना जो रिसोर्सेज है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसको वसूल सके, कहीं पर टैक्स लगा सके, शुल्क लगा सके। टमटम पड़ाव है, मेला है, हाट है, उसमें जो है वो टैक्स लगा सकता है। पंचायतों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर राज्य सरकार चाहे तो इसे स्थानीय सरकार के रूप में मान्यता दे सकते हैं, यानी स्थानीय सरकार के रूप में मान्यता, क्योंकि मैंने बताया है कि 3 लेवल पर सरकार हो गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। 3 स्तर पर इसको स्थानीय सरकार के रूप में मान्यता दिया जा सकता है, स्थानीय सरकार के रूप में मान्यता। फिर अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची के जो भी विषय है,
11वीं अनुसूची के जो भी विषय हैं, 29 विषय, 11वीं अनुसूची के 29 विषय, इन विषयों को पंचायतों को हस्तांतरण करना चाहिए। ये सब ऐच्छिक प्रावधान है। सरकार चाहे तो इन सारे 29 विषयों को आप हस्तांतरण कर सकते हैं। और इसके बाद 73वां संविधान संशोधन के बाद पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया और जरूरतों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसे समझा, जिसके कारण से 2004 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ। पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ। कब हुआ? पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ 27 मई 2004। 27 मई 2004 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ। तो यह भी पंचायती राज मंत्रालय का गठन होने के बाद एक ऐसा मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने लगी जो सिर्फ और सिर्फ पंचायत से संबंधित विषयों को ही देखते थे। यह भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर सिद्ध हुआ। चलिए अब हम चलते हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए, उसको अच्छे ढंग से लागू करने के लिए, बढ़िया से इंप्लीमेंटेशन करने के लिए 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लाया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। अब बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में क्या कुछ प्रावधान किए गए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो 73वां संविधान संशोधन में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया था 1/3 जो आरक्षण दिया गया था, उन महिलाओं को आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया गया। और बिहार बहुत ही एक अग्रणी स्टेट के रूप में आया जो जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। और इसका अनुकरण कई राज्यों ने किया। वर्तमान में 21 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है पंचायतों में। SC ST को भी अनुपातिक आरक्षण ये पहले से था, 73वां संविधान संशोधन में था, उसी को बरकरार रखा गया है कि SC ST को भी अनुपातिक जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दिया गया। इसके अतिरिक्त एक नया बदलाव किया गया कि EBC को, EBC यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि बिहार में EBC के 2 वर्ग हैं, बिहार में OBC के 2 वर्ग हैं, OBC 2 वर्ग हैं। एक है एनेक्सर 1 और दूसरा है एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 में EBC, एनेक्सर 1 को EBC कहा जाता है और एनेक्सर 2 को कहा जाता है BC। एनेक्सर 2 को कहा जाता है BC, ये एनेक्सर 2 है, ठीक है। तो BC को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया बल्कि EBC, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, या इसको कहीं कहीं MBC भी कहा जाता है, यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट को यहाँ 20% आरक्षण दिया गया है। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि नगर निकाय चुनावों में EBC आरक्षण को माननीय हाईकोर्ट द्वारा, पटना हाईकोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण से काफी राजनीतिक खलबली हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस मामले को लेकर गई। तो ये EBC को 20% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई। ग्राम कचहरी और न्याय मित्र, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का यह भी एक अलग से कि न्यायिक कार्य को, उसको जो मेन प्रशासनिक कार्य है या विकास कार्य, उससे अलग किया जाना था। तो ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई, सरपंच का चुनाव होने लगा और उनको विधिक जानकारी देने के लिए न्याय मित्र का गठन किया गया। फिर पंचायत प्रतिनिधि को लोक सेवक का दर्जा दिया गया और इनके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल भी तैयार किया गया। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, परंतु अभी तीसरा जो राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा है उसी पर चल रहा है, चौथा और पांचवा अभी पेंडिंग है, पता नहीं कब लागू होगा। उसके बाद इसके अंतर्गत लोक प्रहरी जो इन सब चीजों पर नजर रखेगा, तो लोक प्रहरी की भी बात की गई। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में ये सारे बदलाव थे
बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती से लागू करने के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए। अब आगे आइए, महत्व का चर्चा करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है, क्यों यह लागू होना चाहिए, इसका क्या सरोकार है, इससे क्या होगा, इससे क्या चेंजेज आएगा, क्या परिवर्तन होगा, कैसा विकास होगा। तो इसको हम पॉइंट को हम यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं और यह आपको एग्जाम लिखने में काफी मदद करेगा। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था की महत्व की बात करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यह जो है लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला है। लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेगा ग्रामीण समाज में, तो ग्रामीण समाज में जब जन्म लेगा तो शुरू से पंचायत की जो गतिविधियां हैं वो उन्हें लोकतंत्र के बारे में बताएगा कि किस प्रकार से आपके अधिकार हैं, क्या आपके कर्तव्य हैं और किस प्रकार से लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो वोटिंग सिस्टम है, जो हमारे प्रतिनिधि को हम चुनकर भेजते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं। इन सारी गतिविधियों को बिल्कुल जो है एक सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में एक निरक्षर व्यक्ति को भी लोकतंत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो यह एक लोकतंत्र की पाठशाला है। दूसरा है, चूंकि वोटिंग के माध्यम से चुना जाना है, इस कारण से पंचायत प्रतिनिधि में वही लोग चुन पाते हैं जिनके अंदर जन सेवा और जन कल्याण की भावना रहती है। ऐसे लोगों को वोट देकर लोग चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जन सेवा और जन कल्याण इससे आगे बढ़ता है। फिर विभिन्नताओं का पोषण, क्योंकि पंचायत अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में, यहाँ वहाँ की जो स्थानीय विशेषताएं हैं, जो स्थानीय विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं के अनुरूप लोग अपने लिए खुद योजना बनाते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर केंद्र से योजना बनकर आती है या राज्य से योजना बनकर आती है, उन योजनाओं में एक रूपता होती है, जबकि स्थानीय स्तर पर सबकी अलग अलग जरूरतें होती है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के वहाँ स्थानीय जो वहाँ का सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषता है, उसके अनुरूप योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ विभिन्नताओं का पोषण भी मिलेगा। फिर शासन कार्यों में कुशलता आएगी, क्योंकि लोग अपने लिए शासन करेंगे, अपने समृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए शासन करेंगे, तो शासन कार्यों में कुशलता आएगा। और साथ ही चूंकि काम बढ़ जाएगा, बहुत सारे काम पंचायत प्रतिनिधि अपने हाथ में ले लेंगे और अपना काम लोग खुद भी करने लगेंगे। इस तरह से केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यभार में, इनके जो सरकारों के पास जो अधिक काम है, उस काम में कमी भी आएगा और विकास योजनाओं की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। यानी जो विकास योजना इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि सरकारों के पास बहुत सारी काम है, तो बहुत सारी योजना लटका हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पंचायत प्रतिनिधि अपना ऑन इंटरेस्ट दिखा के विकास योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करवाएंगे। फिर नेक्स्ट आइए मितव्ययिता। अगर दूर बैठे कोई लोग किसी काम को अगर 50,000 में करा सकते हैं, तो उससे ज्यादा काम को लोग 30, 35, 40 हजार में करा सकता है। तो यह यहाँ पर मितव्ययिता, यानी कम खर्च में अधिक से अधिक, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसका भी एक बहुत बड़ा उपागम है कि यहाँ पर मितव्ययिता होगा, यानी कम खर्चा, एक तरह से ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। ठीक है, मितव्ययिता। फिर विकास कार्यों की शीघ्रता, जल्दी से विकास कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि लोग जल्दी से चाहेंगे हमारे लिए सड़क, नली, गली, पुल, पुलिया, सोलर लाइट, पंप, जो भी बनना हो तुरंत बने, ताकि इंस्टेंट लाभ प्राप्त हो, विकास कार्यों की शीघ्रता होगी। फिर ग्रामीण विकास इससे सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि पंचायतें गांव के लिए है, तो गांव जो विकास के दृष्टिकोण से काफी पिछड़े होते हैं, और सड़क का अभाव होता है, सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव होता है, स्वास्थ्य समस्या की कमी होती है, शैक्षिक वातावरण में कमी होती है। तो इस प्रकार से, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे सड़क, नली, गली, बिहार सरकार के साथ निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, तो उनमें काफी सारे आपको मिलेंगे जो ग्रामीण सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रामीण विकास उससे सुनिश्चित हो सकेगा। जन जागरूकता का तंत्र, यानी यह एक ऐसा सिस्टम है जो जनता में जागरूकता लाएगा, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, उसे लोकतंत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा, उसे अपना डेवलपमेंट और सामुदायिक विकास के लिए भी प्रेरित करेगा। तो जन जागरूकता का तंत्र है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उपागम है, क्योंकि महिलाएं प्रारंभ से इस देश में
गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रही है, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने के बाद उन्हें पढ़ने लिखने की अधिकार मिला और अब महिलाएं पुरुष से कंधे मिलाकर ही नहीं बल्कि उससे 2 कदम कहीं आगे चल रही है। तो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सिर्फ शहरी महिलाओं को नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी ये मौका मिलेगा कि वो देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सके। तो महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उपागम है, क्योंकि पंचायत के माध्यम से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। मैंने अभी बताया कि 21 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और ये आरक्षण महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की मजबूती में, महिलाएं जो दबी कुचली हैं या फिर जो अबला कही जाती है, उस अबला को सबला बनाने में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। ठीक है। फिर जन कल्याण के बारे में हर कोई सोचता है, हर कोई करता है, इससे जनसेवा की भावना सृजन होती है और फिर अंततः इसको लोकतंत्र को मजबूती मिलेगा। तो ये सब महत्व है। पंचायती राज विशेषता क्या, ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट मैंने दिखाया है कि 14 पॉइंट जो है इसका महत्व है। इनमें से अगर 7-8 भी आपको याद रहते हैं तो काफी है। अब आइए इनके समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज है तो उसके समक्ष जो चुनौतियां होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं होती है, तो उसको हम देखेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो सबसे पहले देखिए, पहला जो चुनौती है वो है भाई भतीजावाद, यानी इसको आप नेपोटिज्म कहते हैं। मुखिया जी चुन गए और मुखिया जी क्या किए, सारे योजना अपने ही परिवारों में बांट दिए, अपने ही भाई, चचेरे भाई, मेरे भाई या अपने आसपास के लोगों को बांट दिए और दूर तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो ये भाई भतीजावाद चरम सीमा पर है, जिससे विकास योजनाओं का सही लाभ जरूरतमंदों तक ना पहुंचकर वो एक बिचौलिया तंत्र के माध्यम से वहीं तक सिमट कर रह जाता है। जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो अधिकांश योजनाओं का लाभ खुद उठा लेते हैं या फिर अपने लोगों को दे देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है दबंगई, क्योंकि जो वोट से जीतते हैं, जो मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, ये उस क्षेत्र के बाहुबली होते हैं, इनका उस क्षेत्र में रुतबा होता है और अब पंचायतों के माध्यम से जीत कर आने के बाद इसका रुतबा और शान में और वृद्धि होती है, जिससे दबंगई करने लगते हैं। कोई इसके खिलाफ बोल नहीं पाता है और कहीं ना कहीं फिर वो अत्याचार का एक केंद्र बन जाता है। तो ये समस्या है। दूसरा है कि पंचायतों के पास अभी भी पर्याप्त अवसंरचनाओं तथा कार्मिकों का अभाव है। पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अब वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है, उनको नए टेक्नोलॉजी के अनुसार से उनमें अपने बदलाव करना पड़ेगा। कंप्यूटर रखना पड़ेगा, लैपटॉप रखना पड़ेगा, उसका अपना बिल्डिंग होना चाहिए, उसके पास काम करने के लिए, उसके हिसाब किताब रखने के लिए कुछ कार्मिक होना चाहिए, स्टाफ्स होने चाहिए। तो वो सबका सर्वथा अभाव है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा है कि चूंकि पंचायती राज व्यवस्था में अभी सुचारू रूप से बहुत कुछ होना, बहुत इसमें डेवलपमेंट होना बाकी है, विकास होना बाकी है, इसलिए राज्य सरकारें पंचायतों को वित्तीय अधिकार का हस्तांतरण करने से कतराती है। जैसे 29 विषय का जो दिया गया है 11वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है, तो आप देखेंगे तो राज्य सरकारें मुश्किल ही 2-4 अधिकार दे पाया है। अभी भी पंचायतों को अपना वित्त पोषण का कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपना जो है जो रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। पंचायतें अपनी योजनाओं के लिए, अपनी विकास योजनाओं के लिए हमेशा जो है, जो फंड है केंद्र या राज्य सरकार से जो फंड आता है उसी पर डिपेंड है। उसके बाद जबकि आप नगर पालिका को देखेंगे, नगरों में, तो नगर पालिका को, नगर निकायों को इनकम के बहुत सारे साधन हैं, वो बहुत प्रकार के टैक्स लगाते हैं जहां से उसे पैसा आता है। पंचायती राज व्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरा है उत्तरदायित्व का अभाव है। लोग क्या होते हैं, जीत तो जाते हैं परंतु ये फिर भागने लगते हैं, अपनी ड्यूटी निभाने से कतराने लगते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि पंचायत का जो कार्य है, जो विकास योजना आगे बढ़ना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, तो क्षमताओं का भी अभाव होता है, क्योंकि ग्रामीण समाज में शिक्षा में कमी है, जन जागरूकता में कमी है, निरक्षरता अधिक है। तो ऐसे में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो उनके पास भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरा है भ्रष्टाचार की व्यापकता, क्योंकि ग्रामीण समाज में व्यापक गरीबी है और एक बार पंचायत प्रतिनिधि बन जाने के बाद
वो तरह तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। विकास योजनाओं में पानी मिलाने या फिर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और दोयम दर्जे के जो भी बनना है सरकारी फंड से, योजनाओं से दोयम दर्जे के बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, कागजी कार्रवाई करके और सारे पैसे बंदरबांट कर लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की काफी बड़ी व्यापकता है। फिर है प्रॉक्सी लीडरशिप, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉक्सी लीडरशिप बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, तो आरक्षण के कारण अब किसी क्षेत्र का कोई अगर बाहुबली या दबंग आदमी है जो मुखिया प्रतिनिधि बन सकता था, परंतु अब सीट रिजर्व हो गया किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जब रिजर्व हो गया, तो वे लोग क्या करते हैं कि अपना एक प्रॉक्सी खड़ा कर देते हैं, अपने घर के नौकर चाकर को खड़ा कर देते हैं। उनको पता होता है कि इनको जो कहेंगे वही मानेगा, तो नौकर चाकर को खड़ा कर देने के बाद जो उस इलाके में उस समुदाय से जो सशक्त आदमी रहते हैं, जो जिन्हें लोग पसंद करते हैं और जो कुछ समाज में बदलाव ला सकता है, वो नहीं जीत पाते हैं। और ये जो इसको एक तरह से मुठोकवा कहा जाता है, तो मुठोकवा जीत जाता है। और ये प्रॉक्सी लीडरशिप का बहुत बड़ा उदाहरण। प्रॉक्सी लीडरशिप का दूसरा उदाहरण आप मुखिया पति को देख सकते हैं। मुखिया पति, क्योंकि महिलाओं को 50% आरक्षण मिल तो गया, महिलाएं जीत भी जाती हैं, लेकिन इनके सत्ता का उपभोग, वास्तविक सत्ता का उपभोग इनके पति करते हैं और अपने लिए एक सरनेम जोड़ लिया है एमपी। अब डीएम साहब की एक बैठक हो रही थी, तो वहां पे महिला प्रतिनिधि नजर ही नहीं आ रही थी। कायदे के मुताबिक 50% होना चाहिए। तो डीएम साहब ने बोला भाई कहाँ है महिलाएं, तो हम उनके जगह पे उनके पति आए हुए थे। तो शान से कह रहे हैं मैं एमपी हूँ। एमपी मतलब कहाँ के एमपी हैं भाई? एमपी मतलब मुखिया पति। तो डीएम साहब ने बोला कि सारे मुखिया पति को बाहर निकालो, और अगर जो वास्तविक प्रतिनिधि है वो नहीं आते हैं तो किसी को भी अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, लोग आंदोलन करने लगे। तो ये मुखिया पति प्रॉक्सी लीडरशिप यानी छद्म नेतृत्व का बहुत बड़ा उदाहरण है। और इससे क्या होता है, जो वास्तविक उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था का, ये कमजोर वर्ग या महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में आगे लाना है, उन्हें जोड़ना है, तो वो उद्देश्य जो है वो अधूरा रह गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉक्सी लीडरशिप का उदाहरण। फिर है कि राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यह भी केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। शिक्षा एवं जागरूकता की कमी है लोगों में, इसलिए अपने अधिकारों के प्रति ना तो मांग पाते हैं और ना ही कोई देना चाहता है। फिर पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिकरण बहुधा कर लिया जाता है, क्योंकि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं है, परंतु क्या है कि राजनीतिक दल के लोग ही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते हैं और वही जीतते हैं। इस तरह से पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिकरण होता है, जिससे इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्ति में कमी आती है। फिर अंकेक्षण की कमी, कोई उसके खाता पत्र को चेक करने वाला नहीं है, कितना खर्च हुआ, खर्च किस प्रकार से किया गया, कौन सा मटेरियल यूज किया गया। अगर मान लिया जाए कि 20 लाख की योजना थी, तो 20 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ या नहीं हुआ, कि ऐसे ही 2-4-5 लाख रुपया खर्च करके बाकी सब बंदर बांट कर लिए थे, अंकेक्षण की कमी है। ठीक है, तो ये मेजर जो है आपको हमने जो 12 यहाँ पर दिखाया है, भाई भतीजावाद, दबंगई, पर्याप्त संरचनाओं तथा कार्मिकों का अभाव, वित्तीय अधिकार हस्तांतरण का अभाव, उत्तरदायित्व का अभाव, और फिर जो है आपका क्षमताओं का अभाव, भ्रष्टाचार की व्यापकता, प्रॉक्सी लीडरशिप, राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र दर्जा नहीं, शिक्षा एवं जन जागरूकता में कमी, पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिकरण और अंकेक्षण की कमी, ये महत्वपूर्ण समस्या है, हर्डल है पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने में। अब आइए इसके हम निदान को देखते हैं, निदान और निष्कर्ष को देखते हैं। तो निदान आप बहुत सारे सोच सकते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम कम ही निदान को यहाँ रखें। सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट, ये एक महत्वपूर्ण उपागम है जो कई राज्यों में इसे अंजाम दिया जा रहा है। तो सोशल ऑडिट ये क्या है कि किसी एक पंचायत के सोशल ऑडिट जो है दूसरे पंचायत के लोग करेंगे, और यह इससे क्या होगा कि फिर जो पार्शलिटी है या फिर जो लोग गलत काम करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं उस पर लगाम लग सकेगा। अगर ये सोशल ऑडिट का मैकेनिज्म काफी बेहतर हो जाता है और काफी विस्तृत हो जाता है, तो पंचायती राज संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार है उस पर कड़ी लगाम लग सकेगी। ठीक है, फिर जन जागरूकता को बढ़ाकर भी हम पंचायती राज समस्या से निपटारा पा सकते हैं। फिर पंचायती राज समस्या संस्थानों को वित्तीय अधिकार अगर हम दे देते हैं तो वो अपना खर्च खुद निकाल सकते हैं, अपना
जो वित्तीय रिसोर्सेज है, वित्तीय संसाधन है, खुद डेवलप कर सकते हैं। फिर बिचौलियों से मुक्ति कराना होगा। क्या होता है कि जनरली पंचायती राज संस्थाओं में जो समाज सेवी है या काम करने वाले व्यक्ति जीत नहीं पाते हैं, पैसे के बल पे बिचौलिए लोग जीत जाते हैं, इससे मुक्ति दिलाना होगा। और चुनाव में खर्च पर निगरानी रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि अंतिम समय में वोटरों को एक एक वोट के लिए 500 से लेकर 5-5 हजार रुपया तक दिए जाते हैं पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा। और वोटर भी सोचता है कि चलो आगे तुम इसका कुछ ले नहीं पाएंगे, अब ये जो मिल रहा है मिल लेते हैं। तो इस तरह से मतलब एक एक मुखिया के चुनाव में मुखिया जीतने के लिए 1 करोड़ से लेके 2-2 करोड़ रुपया तक खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। इसलिए अगर चुनाव खर्चों पर निगरानी हो तो इन समस्या से निजात पाया जा सकता है। अब अगर निष्कर्ष लिखना हो तो निष्कर्ष में क्या कहेंगे कि तमाम कमजोरियों के बावजूद यह काफी अच्छी व्यवस्था है, लोकतंत्र की अनुपम निधि है और इसे प्रभावशाली बनाए जाने की जरूरत है। काफी अच्छी व्यवस्था है, इसे और अगर प्रभावशाली बना दे तो ग्राम स्वराज्य की स्थापना का जो हमारे राष्ट्रपिता का सपना था वो सपना साकार होने में देर नहीं लगेगी और भारत एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही सशक्त और बहुत ही महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो आइए ये पंचायती राज व्यवस्था का हमारे द्वारा बहुत मेहनत से बनाया गया ये जो आपका क्लास था, जो सिनॉप्सिस जो मैटर था, उसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, नोट्स भी हम उपलब्ध करा देंगे। क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये करियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी के सौजन्य से क्लास संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।